नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो भारत जोड़ो यात्रा के लिए आज का दिन खास है क्योंकि आज यात्रा ने 50 दिन पूरे कर लिए हैं। भारत जोड़ो यात्रा अभी 3 दिन के बाद फिर से आज शुरू हुई और इस मौके पर राहुल गांधी ने ढोल बजाकर मानो ऐलान कर दिया कि दीपावली का धूम धड़ाका भले शांत हो गया हो, लेकिन कांग्रेस अब सियासी आतिशबाजी करने की तैयारी में है। जी हां, मामला जो है ये कांग्रेस के सियासी आतिशबाजी की बात मैं कर रहा हूं और साथ साथ राहुल गांधी जिस प्रकार आगे बढ़ रहे हैं ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। और कांग्रेस इस वक्त दुगुने चौगुने जोश के साथ आगे बढ़ रही है। नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो भी अब एक नई पारी जो है वो खेलने के लिए तैयार हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी टीम बनाना भी शुरू कर दिया है। लेकिन इससे पहले कल जो कुछ हुआ उसमें राहुल गांधी कुछ भावुक भी नजर आए और राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया। आइए सबसे पहले उस ट्वीट को देखते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जी, तो ये आप ट्वीट देख रहे हैं। इस ट्वीट में कह रहे हैं राहुल गांधी, माँ दादी वंस टोल्ड मी यू वर द डॉटर शी नेवर हैड, हाउ राइट शी वॉज, आई एम रियली प्राउड टू बी योर सन। ये बहुत ही भावुक पल था कल राहुल गांधी के लिए और प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी के लिए। और इस ट्वीट से आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी कल इस ट्वीट से अपनी मां को कि आई एम रियली प्राउड टू बी योर सन कह रहे हैं कि मैं एक मुझे गर्व है कि मैं आपका बेटा हूं। और दरअसल इसमें राहुल गांधी ने बता दिया है कि इंदिरा गांधी सोनिया गांधी को अपनी बेटी मानती थीं। आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी की कोई बेटी नहीं थी, केवल 2 बेटे थे। और अब राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि उन्हें सोनिया गांधी का बेटा होने पर गर्व है। अपनी मां के लिए प्यार, और इसको हटा लीजिए, अपनी मां के लिए प्यार और सम्मान का ये खुला इजहार करके दरअसल राहुल गांधी ने उन तमाम लोगों के मुंह बंद कर दिए हैं जिन्होंने कई बरसों तक गांधी परिवार की छवि खराब करने की कोशिश की। लेकिन राजनीति से परे देश की आम जनता राहुल गांधी के साथ खड़े होकर ये बतला रही है कि उसकी सोच नफरत और हिंसा की नहीं है। जनता का ये रुझान कांग्रेस के लिए उत्साहजनक है। अब इसका असर हिमाचल प्रदेश और गुजरात में भी पड़ सकता है, जहां जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने सावधानी से आगे बढ़ने की तैयारी कर ली है, लेकिन बीजेपी में इस वक्त 3 गुट तैयार हो गए हैं। दरअसल जेपी नड्डा, मौजूदा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल, इन तीनों दिग्गजों के 3 गुट बन गए हैं हिमाचल प्रदेश में, जिससे बीजेपी में बगावत की तैयारी हो रही है। इस बार 11 विधायकों के टिकट बीजेपी ने काटे हैं, लिहाजा वहां नाराजगी है और नेताओं की महत्वाकांक्षाओं से हालात बिगड़ने के आसार भी नजर आ रहे हैं। और इधर गुजरात की तरफ अगर रुख करें हम, तो गुजरात में जिस तरह मोदी जी और अमित शाह ने कमर कस रखी है उससे पता चलता है कि वहां भी हालत अच्छी नहीं है। लेकिन कांग्रेस इस बार जोरदार टक्कर देने की तैयारी में है। अब खबर है कि एनसीपी और बीटीपी यानी छोटू भाई बसावा की जो पार्टी है, भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी बीटीपी के साथ कांग्रेस गठबंधन कर सकती है। एनसीपी और बीटीपी के साथ अगर कांग्रेस गठबंधन करती है, आप एक बात और याद कीजिए कि 2017 में जो चुनाव हुआ था उस वक्त मतलब यानी पिछली बार बीटीपी के साथ कांग्रेस का गठबंधन था और बीटीपी ने 2 सीटें जीती थीं। अगर ये गठबंधन होता है जिसमें एनसीपी का भी साथ मिल जाता है तो इससे कांग्रेस की मजबूती और बढ़ेगी। आदिवासी वोटों पर कांग्रेस की बढ़त होगी। हिमाचल प्रदेश और गुजरात के साथ कांग्रेस की नजर अब मध्य प्रदेश पर भी है, जहां अगले साल चुनाव होंगे। खबर यह भी है कि भारत जोड़ो यात्रा जब 20 तारीख को मध्य प्रदेश पहुंचेगी अगले महीने, तो राहुल गांधी महाकाल के दर्शन के साथ साथ बाबा साहब अंबेडकर की जन्मस्थली महू भी जा सकते हैं। इस तरह हर तबके को कांग्रेस साधने की कोशिश करेगी। कुल मिलाकर फिलहाल ये माहौल है कि कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ सियासी मोर्चे पर भी आगे बढ़ती जा रही है और अपने नंबर बढ़ाने की कोशिश में लगी हुई है। अभी जो संकेत मिल रहे हैं उससे पता चलता है कि आने वाले वक्त में बीजेपी के लिए कांग्रेस की रणनीतियों का जवाब ढूंढना मुश्किल हो रहा है। और आज दिन भर आप खबर देख रहे होंगे, खासकर जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर नेहरू जी छाए हुए हैं। आखिर ये नेहरू जी आज बीच बीच में क्यों आ जाते हैं? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं जवाहरलाल नेहरू जी की।
और जवाहरलाल नेहरू को बार बार बीजेपी क्यों ले आती है, यह भी यहां समझना होगा। इस चर्चा के दौरान यह भी हम समझेंगे कि बार बार नेहरू पे क्यों वार हो रहा है। पिछले अगर 6 महीने की बात करें तो कई बार, और जैसे जैसे बीजेपी पर कांग्रेस का चौतरफा वार होता है, वैसे वैसे नेहरू को सामने लाने की कोशिश बीजेपी करती है। आज केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने एक नहीं बल्कि 4 ट्वीट करके नेहरू की खामियों को उजागर करने की कोशिश की। आज 27 अक्टूबर है दोस्तों, और ये 27 अक्टूबर बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है अगर याद करें कश्मीर के मसले पे। लेकिन कश्मीर के मसले को जब भी सामने लाया जाता है, नेहरू जी याद आते हैं और बीजेपी नेहरू जी को घेरने की कोशिश करती है। बहुत सारी बातें आप लोगों तक हैं, और इस बीच आज इसी मसले पर जब बीजेपी कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही थी, तो कांग्रेस कैसे चौतरफा वार करती है उसका एक नमूना मैं दिखाता हूं आपको। वो नमूना के रूप में कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा जो हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, आइए जरा सुन लेते हैं। एक छोटी सी बाइट है, और 370 हटाने के बाद जो स्थितियां वहां हुई हैं, उत्पन्न हुई हैं, खासकर कश्मीर में, उसके बाद जब जब कश्मीरी पंडितों का जिक्र आता है, तब तब बीजेपी अपने आप को बचाने के लिए, पर्दा लगाने के लिए नेहरू जी को सामने लाती है। लेकिन कांग्रेस वार पर वार कर रही है। आइए जरा सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं पवन खेड़ा। बहुत आप जानते हैं मुखर होकर अपनी बात रखते हैं, सुनिए जरा। धमकाया जा रहा है कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज को कि अगर आप ज्वाइनिंग नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। अरे आप उनको महफूज नहीं रख सकते, आप उनको सुरक्षा नहीं दे सकते, आप उनका पुनर्स्थापन नहीं कर सकते, धमका रहे हो। वो अपनी जान पे खेलें। क्यों? क्योंकि आप दिखाना चाहते हो विश्व को कि सब कुछ ठीक है, सब चंगा सी। कहां है ठीक, बताइए। इस साल जनवरी से अब तक, अक्टूबर तक 30 टारगेट किलिंग्स हो चुकी है। यह होता है सब कुछ नॉर्मल, यह होता है सब कुछ सामान्य। हमारे वक्त, डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त, आपको तो मालूम है कि जगती टाउनशिप जम्मू के बाहर, वहां कश्मीरी पंडितों को बसाने के लिए क्लस्टर बनाए गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त 4500 कश्मीरी एम्प्लॉइज को वहां लगाया गया था। स्थिति सामान्य हो गई थी। 2010 तक यह स्थिति हो गई थी कि आपसी संबंध समुदायों के दुरुस्त किए गए थे, स्थिति सामान्य थी। कश्मीर में जब चुनाव होता था तो 75% वोटिंग होती थी। भाई कोई पैरामीटर तो होगा, कोई मापदंड तो होंगे कि सामान्य कैसे दिखती है स्थिति। किलिंग्स नहीं हो रही थी, वोटिंग में 75% लोग भाग लेते थे। आज आप मुझे बता दीजिए, जनवरी से अक्टूबर तक 30 टारगेट किलिंग्स हुई हैं, वोट करा नहीं पा रहे, अनंतनाग में वोट नहीं करा पाए। यह स्थिति है कश्मीर की, इसको आप कहते हो नॉर्मल? जवाब चाहिए। हम मांग करते हैं मोदी सरकार से कि इस पूरे मुद्दे पर, कश्मीरी पंडितों की स्थिति पर एक श्वेत पत्र जारी किया जाए। जो आपने किया और जो आपने नहीं किया वो सब इस श्वेत पत्र में आना चाहिए। वी ओ इट टू द कश्मीरी पंडित्स, वी ओ इट टू द रेफ्यूजीज विद इन आवर कंट्री। हमारे अपने देश के तो कांग्रेस घेर रही है बीजेपी को, बीजेपी घेर रही है कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस यहां ज्यादा मुखर है। तो आज दोस्तों आइए न्यूज पॉइंट में इस सवाल पर चर्चा करेंगे कि क्या कांग्रेस की रणनीतियों ने बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया है, क्या कांग्रेस की सियासी आतिशबाजियों से बीजेपी परेशान होगी, और कांग्रेस का बीजेपी पर जो चौतरफा वार है वो भी समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस वक्त चर्चा के लिए कुछ वरिष्ठ साथी मौजूद हैं। आइए सबसे आपका परिचय करवाऊं। इस वक्त स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 4 वरिष्ठ साथी हैं। हमारे साथ जेपी सिंह साहब जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रेम कुमार जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर जयशंकर गुप्त जी जुड़े हुए हैं, और हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप चारों का स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में, और स्वागत है आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं। बात बहुत सारी है और लगातार पॉलिटिक्स जो है वो इस देश को दिशा देने की कोशिश अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के जरिए, लेकिन क्या कांग्रेस अपना
रास्ता ढूंढ निकाली है। कांग्रेस के पास अब नया अध्यक्ष है। एक ट्वीट अभी आप देख रहे थे जो बहुत ही भावुक पल को में लिखा गया ट्वीट राहुल गांधी का, लेकिन एक और भी ये ट्वीट आपने देखा जो बाद में साथी जुड़े हुए हैं। माँ दादी वंस टोल्ड मी यू वर द डॉटर शी नेवर हैड, हाउ राइट शी वॉज, आई एम रियली प्राउड टू बी योर सन। एक्चुअली ये दादी मतलब इंदिरा गांधी के लिए लिख रहे हैं, अपनी माँ को यानी सोनिया गांधी को कह रहे हैं कि दादी कहती थी कि आप जो हैं वो उनकी बेटी के समान थी और वो सही थी। मुझे गर्व है कि मैं आपका बेटा हूँ, अपनी माँ के लिए ये लिख रहे हैं राहुल गांधी। कल की बात है जब सोनिया गांधी ने पूरा का पूरा जो कार्यभार है वो सौंपा था नए नवेले कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को। ये उसके बाद का ट्वीट है। लेकिन उसके बाद आज पदयात्रा पहुंच गई है, राहुल गांधी पहुंच गए पदयात्रा में और फिर से शुरुआत हुई है। 50वां दिन है भारत जोड़ो यात्रा का और तेलंगाना से शुरुआत हुई और एक शानदार तस्वीर, शानदार वीडियो आपको दिखाता हूं जिसमें राहुल गांधी एक नए रूप में आपको दिखेंगे। आइए जरा देखते हैं कैसे राहुल गांधी ढोल बजा रहे हैं। सुनिए जरा, इसको देखिए। तो देख रहे थे आप ये क्या कुछ कहता है ये ढोल बजाना, क्या किसी बात का ऐलान है या कुछ और है। लेकिन राहुल गांधी एंजॉय कर रहे हैं। प्रेम कुमार जी आपके पास ही आना चाहता हूं। सबसे पहले राहुल गांधी एंजॉय कर रहे हैं इस पदयात्रा को। कल दिल्ली में थे और दिल्ली में बहुत कुछ, और उसके बाद आज बीजेपी घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस हर तरफ से, जो चौतरफा हम कह भी रहे हैं, हर तरफ से बीजेपी पर वार कर रही है। किस रूप में कांग्रेस को देख रहे हैं और कहां देख रहे हैं आप बीजेपी? जी राजीव जी, राहुल गांधी एक पद यात्रा की जो अगली कड़ी है, जो दीपावली में थमी थी, उसकी शुरुआत गाजे बाजे के साथ कर रहे हैं। और पार्टी जो है, एक नया नेतृत्व पार्टी को मिल चुका है, इसलिए एक तरह से ये समझिए कि आगे का जो सफर है ये निश्चित रूप से और उत्साह के साथ शुरू करेंगे। संगठनात्मक चिंता हल्की रहेगी और इस बीच जो राजनीतिक घटनाएं हैं बढ़ रही हैं। राहुल गांधी की यात्रा कश्मीर की तरफ बढ़ रही है, कन्याकुमारी से कश्मीर की तरफ, और कश्मीर जो है वो अशांत है और लगातार अशांत है। टारगेट किलिंग हो रही है और टारगेट किलिंग जितनी बढ़ रही है उतना ही भारतीय जनता पार्टी अपनी आत्मग्लानि जो है, सरकार की जो अक्षमता जो है, उसको छिपाने के लिए वो उसका ठीकरा कांग्रेस के पूर्व नेतृत्व पर, पंडित जवाहरलाल नेहरू पर वो फोड़ने की कोशिश कर रही है। ये पुरानी आदत है। लेकिन बात यह है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो कुछ भी निर्णय लिया तब, उसको समझने की बौद्धिकता उस समय देश की आवाम में थी। और तब भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक जो पूर्वज थे वो लोग भी मौजूद थे और पूरे हमारे पूर्वज भी राजनीतिक, गैर राजनीतिक सब लोग मौजूद थे। लेकिन आज उस चीज को समझने की जो बौद्धिकता होनी चाहिए, उसकी कमी सत्ता पक्ष में साफ तौर पर दिख रही है, जो अपनी जिम्मेदारी के ऊपर उस बात को सामने ला रही है, अपनी जिम्मेदारी को छिपा रही है। वो जिम्मेदारी है कि कश्मीर में आपकी सरकार है गवर्नर के जरिए, और देश में आपकी सरकार है। इसके बावजूद क्यों आतंकवादी लगातार हावी है? सरकार नाम की चीज क्यों नहीं है?
और वो सारी बातें, कश्मीर को से राज्य का दर्जा छीन लेना, अनुच्छेद 370 खत्म कर देना, उन सब के बावजूद कश्मीर शांत नहीं हो पाया है, आतंकवादियों के हाथों में है। इतनी बड़ी विफलता पर जवाब देने के बजाय वो अतीत में पंडित नेहरू ने क्या किया इस पर वो सवाल उठा रहे हैं। लेकिन पंडित नेहरू ने जो भी कुछ भी किया, दुनिया ने उनको सराहा, उनके पंचशील सिद्धांतों को दुनिया ने सराहा। पंडित नेहरू ने जो कुछ किया उसके कारण जम्मू कश्मीर आज भी हिंदुस्तान का हिस्सा है, बना हुआ है। अनुच्छेद 370 जो लाया गया उसके कारण जम्मू कश्मीर की जनता आज तक हिंदुस्तान के साथ खड़ी है। लेकिन अनुच्छेद 370 हटाने के कारण आपने कौन सी शांति स्थापित कर दी, कौन सी मजबूती ला दी नेशनल इंटीग्रेशन में, वो बात बताने की आवश्यकता सरकार को है। सरकार उससे पीछे हट रही है, उसका जवाब नहीं दे रही है। ये एक नई परिस्थिति जरूर है और ये बढ़ेगी। राहुल गांधी की यात्रा को से इन ऐसे सवालों का जवाब मिलना चाहिए। इन सवालों का जवाब जो जिम्मेदारी, वो सवाल जो अपनी जिम्मेदारी को छिपाते हैं सरकार की ओर से, उसका जवाब राजनीतिक रूप से देना होगा। तो ये यात्रा दे सकती है सभी वर्ग के लोगों को जोड़कर, सभी धर्म के लोगों को जोड़कर, क्योंकि राष्ट्रीय एकता और अखंडता ही ऐसी सरकार के खिलाफ जो है जवाब हो सकता है। जी राजीव जी बिल्कुल, बहुत सारी बातें, राष्ट्रीय एकता अखंडता की बात हो रही है और इसी को लेकर के राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी की पदयात्रा या कहें कांग्रेस का जो ये भारत जोड़ो यात्रा है, इस यात्रा का आज 50वां दिन है और इन 50 दिनों में बहुत कुछ कांग्रेस ने देखा है और खासकर राहुल गांधी की जो अपनी ओरिजिनल छवि है वो सबके सामने अब आ रही है धीरे धीरे। क्योंकि ओरिजिनल छवि इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनकी छवि को बिगाड़ने में बहुत कुछ जो हाथ रहा है सत्ता पक्ष का, और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये बात खुद राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं और करोड़ों रुपए उनकी छवि को बिगाड़ने पर खर्च किए गए। खैर, ये दावे प्रतिदावे होते रहेंगे, लेकिन चर्चा में हम यही यहां समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कांग्रेस ने जो अभी स्ट्रेटेजी अपनी तैयार की है उस स्ट्रेटेजी के तहत पहली बार बीजेपी क्या बैकफुट पर नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश में एक नहीं 3-3 गुट दिखाई दे रहे हैं, जो शुरुआत में हमने यहां रखा भी था। जो साथी बाद में जुड़े हैं उनके लिए मैं कह दूं, हिमाचल प्रदेश में एक नहीं 3-3 गुट। जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री साहब जयराम ठाकुर, आप जानते हैं उनका गुट, और धूमल साहब जिनको टिकट न दे करके और उनके लोगों के टिकट भी काट करके ये बताने की कोशिश कि धूमल साहब अब आप आउटडेटेड हो गए हैं, दर्शक दीर्घा में जा चुके हैं, पहुंच चुके हैं। तो ये 3 गुट क्या बीजेपी को अंदर खाने से चित्त करने में कामयाब होगा? मैं बीजेपी के अंदर खाने के गुट को अंदर खाने की बात कर रहा हूं, लेकिन साथ साथ उधर गुजरात में भी कांग्रेस जो है वो चुपचाप मजबूती से चुनाव लड़ रही है। ये बात भी हम नहीं कह रहे हैं, ये बात खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में जाकर कह रहे थे। और गुजरात से हमारे साथी जुड़ गए हैं उस्मान गनी जी। उस्मान भाई, नमस्कार करता हूं आपको, आपका स्वागत करता हूं और सीधा चूंकि गुजरात की बात कर रहे हैं तो आपके पास आना चाहूंगा। अब चूंकि आज से 10 दिन पहले हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं आपके साथ, बहुत सारी चीजें, चूंकि जमीन से जुड़े हुए आप इंसान हैं और बहुत कुछ देख रहे हैं, घूम रहे हैं लगातार। समझना चाहूंगा 10 दिनों में क्या परिवर्तन हुआ। दिवाली बीत गई है और अब कहा जा रहा है कि 2-3 तारीख तक शायद चुनाव की घोषणा हो जाए। इसलिए 2-3 तारीख क्योंकि 3 दिन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से गुजरात में आने वाले हैं। क्या अब की क्या स्थिति है? क्या सचमुच अब कांग्रेस काम कर रही है, वैसे ही है, सिर्फ 2 ही पार्टी है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी? राजीव जी, एक तो ये है कि गुजरात में अभी हालात ये हो गए हैं कि कोई तय नहीं कर पा रहे हैं कि प्रजा का मूड क्या है, वोटर किस तरफ चाहेगा, उसका मूड तय नहीं कर पा रहे हैं कोई भी। पहले से प्रधानमंत्री को गुजरात बीजेपी ने बताया था कि यहाँ तो सब कुछ सही है, 150 से ऊपर हम सीटें लेके आएंगे, ये सब बातें हुई। लेकिन जिस दिन प्रधानमंत्री एक बार गुजरात आए, दूसरी बार आए, तीसरी बार आए, तब उसको पता चला कि यहाँ की हालात कुछ और है। एक
दूसरा कि आज तक पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि गुजरात में प्रधानमंत्री की सभा हो और जब वो उसका चल रहा हो प्रवचन, वक्तव्य दे रहे हैं और लोग खड़े होकर जाने वाली बात आज तक कभी नहीं हुई। लेकिन राजकोट में जब वो आए थे उस टाइम पे 5 डोम बनाए हुए थे, उस 5 डोम में से सिर्फ एक ही डोम भरा हुआ था, बाकी डोम खाली होने लगे। जब प्रधानमंत्री खुद बोल रहे थे उस टाइम पे खाली होने लगे। ये सब दर्शाता है कि बीजेपी में कहीं पे अभी डर ज्यादा हो गया है गुजरात में। और आज की तारीख में देखा जाए तो जिस तरह से आप उत्तराखंड की बात कर रहे हैं वैसी ही हालत गुजरात में भी है। हिमाचल यहाँ पे बीजेपी की, हाँ हिमाचल की वैसे ही यहाँ पे गुट बन गए हैं। और बता दूं आपको कि हर एक सीट पे 2-2 गुट है। मोरबी, वाकानेर लो, गोंडल लो, जसदन लो, आप सब जगह पे गुजरात के यहाँ के जो सौराष्ट्र वाले जहां पे मैं घूम के आया हूं और देख रहा हूं, सब जगह पे यहाँ तक अभी तो बात आ चुकी है कि अगर उनको टिकट नहीं दिया जाएगा तो वो गुट वाले या इंडिपेंडेंट खड़े होंगे या इसको हराने में लगेंगे। तो ये जो पूरी गुजरात में परिस्थिति बनी हुई है ये एक बीजेपी की ओर है। दूसरा है कांग्रेस की, जो आप पूछ रहे थे कि कांग्रेस में, तो कांग्रेस ने अभी एक नए प्राण फूंकने की कोशिश हुई। उसमें युवा रैली एक निकली पूरे गुजरात में, अलग अलग एरियो में होके निकली। तो एक नई ऊर्जा होने की एक चल रही है कोशिश और उसमें वो काम कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री वाला जो निवेदन है उस निवेदन को हम देखा जाए तो वो दबाव में उनको बोलना पड़ा है कि कांग्रेस कहीं सत्ता पे ना आ जाए, इसीलिए एक दबाव जो दिखा उसको, इसीलिए वो कांग्रेस पे एक उसने कहा कि नहीं ये लोग तो गांव में जाके मीटिंग चुपचाप कर रहे हैं, ये सब है, वो एक मामला रहा है। जी जी बिल्कुल। और आम आदमी पार्टी को लेकर के भी दिल्ली में बहुत सारी बातें हो रही हैं, जरा वो भी समझना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी कहां खड़ी है। नहीं, अभी जब पहले वो जिस तरह से कैंपेन मोड में थी आम आदमी पार्टी और जिस तरह से कैंपेन करके एक वोटर तक पहुंची थी, वो आज उसमें थोड़ा जितना कैंपेन अच्छी तरह से चल रहा था वो नहीं है आज की तारीख में गुजरात में। लेकिन अभी वो वापस उत्तर गुजरात में आम आदमी पार्टी अच्छी है, साउथ गुजरात में देखा जाए तो उसका कैंपेन अच्छी तरह से चल रहा है। तो उस तरह से जो एरिया की बात करें तो वहीं पे उसका कैंपेन अच्छा है। लेकिन कल जो एक स्टेटमेंट है अरविंद केजरीवाल का, उसकी वजह से जो लोग बिन सांप्रदायिकता में मानने वाले लोग जो आम आदमी पार्टी के साथ थे और दूसरे जो प्रेस में हो या लेखक जो भी है लोग थे जो आम आदमी पार्टी के बारे में लिख रहे थे, वो लोग कल से थोड़ा गड़मथल में चल रहे हैं कि अब इसका स्टेटमेंट ये देने की पीछे क्या रीजन है, वो कोई समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन बहुत लोग जो राजकीय जो और गांव में जो मैं देख रहा हूं तो लोग ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी ने खड़ी की थी एक हिंदुत्व वाली वोट बैंक, उसको तोड़ने के लिए ये स्टेटमेंट दिया गया है। लेकिन पता नहीं चल रहा है कि ये स्टेटमेंट देने की पीछे क्या रीजन था। तो पहले जिस तरह से आम आदमी पार्टी कैंपेन में चल रही थी उस तरह से अभी कैंपेन नहीं है। कैंपेन चल रहा है लेकिन जिस मूड में थी पहले वो नहीं है। जी कैंपेन बिल्कुल करेंगे। और जिसका जिक्र कर रहे हैं, जिस बात का जिक्र कर रहे हैं उस्मान भाई, वो बात यह है कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि रुपए के ऊपर लक्ष्मी गणेश की फोटो भी होनी चाहिए। और ये बात जो है वो कल से काफ़ी चर्चा में है और इसको लेकर के बहुत अलग अलग बातें हुई हैं। लेकिन हमारा देश, हमारे देश का संविधान जो कुछ कहता है उसमें आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा और संविधान इसी की अनुमति देता है। और इसमें अगर आप एक धर्म के भगवान को अगर आप वहाँ नोट पे लाने की कोशिश करेंगे तो दूसरे धर्म के लोग क्यों नहीं आना चाहेंगे। खैर, ये एक डिबेट का अपना दूसरा मसला है और दूसरी राह है और उस राह पे जाना अभी हम नहीं चाहते हैं। हम लोगों ने कल इस पर थोड़ी बहुत चर्चा कर ली थी, लेकिन इसका असर
गुजरात चुनाव पर क्या पड़ेगा ये देखना बहुत दिलचस्प इसलिए भी होगा क्योंकि यहां पर हिंदुत्व बनाम हिंदुत्व करने की कोशिश कर रहे हैं शायद केजरीवाल। खैर, दोबारा आऊंगा आपके पास उस्मान गनी जी, और समझेंगे गुजरात की बात समझेंगे और थोड़ा सा इधर की बातें भी समझेंगे कि कांग्रेस क्या कुछ कर रही है। बीटीपी की बात भी समझना चाहूंगा आपसे, क्योंकि 2 सीट पिछली बार जीत करके आई थी। बीटीपी और एनसीपी भी अगर साथ में मिल जाती है, कुछ और दल जैसे कि जेडीयू का साथ भी मिलने वाला है वहां पे कांग्रेस को, तो इन सब का कॉम्बिनेशन क्या कुछ कहता है, कांग्रेस कितनी मजबूत होगी गुजरात में, ये भी आपसे समझेंगे। एक बार आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास। कांग्रेस का चौतरफा वार, अलग अलग मुद्दों को यहां हम रख रहे हैं। कश्मीर की बात अभी कर रहे थे और हमारे साथी प्रेम कुमार जी बता भी रहे थे, कश्मीर को लेकर नेहरू जी को सामने खड़े कर देते हैं। क्या लगता है आपको कि जब भी कांग्रेस वार करती है बीजेपी पर, और पिछले दिनों लगातार वार हो रहा है और बीजेपी को घेरने की कोशिश करती है, नेहरू को सामने क्यों लाते हैं बीजेपी वाले? देखिए राजीव जी, नेहरू को सामने इसलिए लाते हैं क्योंकि जब धारा 370 पास हुई तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पास करवाई थी। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बचाने के लिए बार बार नेहरू नेहरू गाने लगते हैं ताकि कोई श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ऊपर सवाल ना उठा दे। असली मसला तो ये है। और फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कैसे मृत्यु हुई आज तक मालूम नहीं पड़ा, उसके पीछे क्या षड्यंत्र था क्या नहीं था। तो अब ये षड्यंत्रकारी इतने ज्यादा हैं कि अब कहा ही नहीं जा सकता है कि वो जनसंघ था उसके पीछे, कि उसके कौन से नेता थे। इस तरीके से दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु हुई, वो किस तरीके से हुई, ये तमाम षड्यंत्र क्या चलते रहते हैं। तो ये षड्यंत्रकारी लोग हैं तो अपने षड्यंत्र इस तरीके से अपने करते रहते हैं और फिर दूसरों के ऊपर जो है वो गेंद जो है पास करते रहते हैं। तो नेहरू तो इनको रह रहे के इसलिए याद आते हैं क्योंकि कश्मीर का जब भी मसला आता है कुल मिलाकर के। अब जो है कांग्रेस की यात्रा जिस तरीके से आगे बढ़ी है और जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे अब कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं, उनकी कमेटी भी अब बन गई है, मतलब स्टीयरिंग कमेटी जो है उन्होंने बना ली है। तो इसका निश्चित तौर पर कांग्रेस के संगठन के ऊपर एक मुझे लगता है कि अच्छा असर पड़ेगा। और जो अभी तक एक कमजोरी महसूस की जाती थी कि भाई कांग्रेस का कोई जो है संगठन को देखने वाला ही नहीं है, कहीं भी चुनाव होता रहता है, संगठन सोया हुआ रहता है, तो ये कमियां जो मुझे लगता है वो अब दूर हो जाएंगी। और सबसे बड़ी चुनौती इसमें सबसे पहले मुझे लगता है खड़गे जी के सामने जो है वो गुजरात और हिमाचल के चुनाव में कांग्रेस के परफॉर्मेंस को लेकर के ही होगी। और यहां से टेस्ट भी जो है वो खड़गे जी की योग्यता का शुरू हो जाएगा। और ये भी एक टेस्ट शुरू हो जाएगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के बीच का जो समन्वय है वो किस तरीके से काम कर रहा है। तो ये भी कांग्रेस का अंदरूनी एक जो है वो सामने आ जाएगा। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को परेशानी जो है इसी वजह से हो रही है कि जो कांग्रेस जो समझी जाती थी गुटबाजी के लिए, जो माना जाता था कि उनका बहुत गुटबाजी होती है और अपना जो है दूसरे का नुकसान करने के लिए अपना नुकसान हो जाए कांग्रेस ये करते हैं। तो वो सारी चीजें जो कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस युक्त हो गई है, तो वो सारी चीजें कांग्रेस की जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ रही हैं जो गुटबाजी हुआ करती थी। तो इसी तरीके से जैसा आपने भी कहा हिमाचल का आपने उदाहरण दिया और उस्मान भाई ने बताया गुजरात का कि वहां भी इसी तरीके की जो है गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। तो जाहिर सी बात है कि जब आप कांग्रेसियों को अपने यहाँ लेंगे तो जो कांग्रेसी अपनी बुराइयां लेकर के आ रहे हैं तो वो भी तो उनके साथ ही आएंगी ना। वो ऐसा थोड़ी कि बुराइयां वो कांग्रेस की छोड़ाएंगे और अच्छाइयां आपके लेकर के आ जाएंगे जी। तो जिनको आप लेकर के आ रहे हैं तो वो अपनी बुराइयां आपके साथ लेकर के आ रहे हैं। और चूंकि आदमी जब जाता है तो बुराइयां ही साथ लेकर के जाता है, अच्छाइयां तो जिस घर की होती है वहीं छोड़ाता है। तो जो अच्छाइयां थी उन कांग्रेसियों की जो भारतीय जनता पार्टी में गए वो कांग्रेस में छोड़ आए हैं और जो कांग्रेस के अंदर बुराइयां वो पैदा कर रहे थे उन बुराइयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ गए हैं। तो अब ये जो है मोदी जी के सामने भी संकट है, अमित शाह जी के सामने भी संकट है और नड्डा जी के सामने भी संकट है। अब भावी देखने वाली ये चीज ये है कि वहां हाई कमान कौन है, जेपी नड्डा हाई कमान है, मोदी जी हैं कि अमित शाह जी हैं। अब ये भी यहाँ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि अब जेपी नड्डा जी भी अपने को समझने लगे हैं कि वो भी जो है भारतीय जनता पार्टी के कुछ हैं। अब जब ये समझने लग जाएंगे नड्डा जी की वो भी भारतीय जनता पार्टी के कुछ है तब तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी में समझा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी में 2 ही लोग हैं, एक मोदी जी और दूसरे जो है अमित शाह जी। तो ये संकट जो है भारतीय जनता पार्टी के सामने भी आ रहा है कुल मिला के। और इधर एक बड़ा और तमाशा हुआ है, सुनते ही भारतीय जनता पार्टी किसी नेता ने बता दिया कि वो अमित शाह जो राहुल गांधी की उम्र के हैं। अब लोग सवाल कर रहे हैं कि ठीक है भाई तो अमित शाह जी 100 किलोमीटर ही चल के दिखा दे, राहुल गांधी 13 किलोमीटर चल के आ गए। क्योंकि 21 जून को योग भी करते हैं अमित शाह,
और पूरे दिन योग करते हैं बताया जाता है। तो 100 किलोमीटर चले, फिर अब राहुल गांधी तो 1000 किलोमीटर चल चुके हैं। तो ये बड़े संकट जो है, मतलब ये भारतीय जनता पार्टी के सामने जो है वो संकट एक के एक बाद जो है लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। क्योंकि आप जिन चीजों से घेरना चाहते हैं कांग्रेस को, तो कांग्रेस तैयार बैठी है आपको उन्हीं चीजों से घेरने के लिए। तो अब मुझे लगता है कि जो कांग्रेस की नई टीम है, जो खासतौर से मीडिया की है वो भी, और अब खड़गे जी की जो नई टीम बनेगी, अब काफी अंतर मुझे लगता है देखने को मिलेगा। दूसरा मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी ने जो लगातार एक बात का जोर दिया कि गांधी परिवार से कोई नहीं, तो इसका मतलब गांधी परिवार से कोई नहीं का उन्होंने जो दबाव देकर के एक चीज उन्होंने साफ कर दी कि कांग्रेस के जो अंदरूनी मसले होंगे उसमें गांधी परिवार किसी तरीके की दखलंदाजी नहीं करेगा। संगठन चलाना जो भी अध्यक्ष होगा उसका काम होगा, और जो जनता का जो नेतृत्व करना है, जनता के साथ जो संवाद स्थापित करना है, तो जो नेहरू गांधी परिवार का मुख्य काम रहा है वो गांधी नेहरू परिवार करता रहेगा। और राहुल गांधी इसलिए भारत जोड़ो यात्रा पर निकले होंगे। तो मुझे लगता है कि ये दो जो लाइनें हैं, इन पे अगर कांग्रेस ठीक से चलती है और समन्वय राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का इस तरीके से बना जाता है जो देखने को मिला कल उनके शपथ में, उनका जिस समय वो शपथ अपना चार्ज ले रहे थे खड़गे जी उस समय, और जो उनकी पदभार ग्रहण कर रहे थे, और जो नई स्टीयरिंग कमेटी बनी है उसमें भी, तो कुल मिलाकर मुझे लगता है एक अच्छी जो है वो चीज देखी जा सकती है। जी राजीव जी, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी उम्मीदें कांग्रेस की नई टीम से, और नई टीम का गठन कर रहे हैं धीरे धीरे मल्लिकार्जुन खड़गे। लेकिन इसके साथ साथ जेपी सिंह साहब, आपसे भी समझना चाहूंगा कि कांग्रेस एक्टिव मोड में है और बीजेपी पहली दफा नजर आ रहा है कि थोड़ा बहुत, हालांकि बहुत ज़्यादा जस्टिफाई करने की कोशिश हो रही है, लेकिन आपको लगता है कि कांग्रेस का जो मोमेंटम बना हुआ है इस पे बीजेपी अब फंसती हुई नज़र आ रही है? आने वाले समय में और भी ज़्यादा फंसती हुई दिखेगी बीजेपी। और पिछले 8-10 सालों में अगर कहें, 10 साल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चुनाव की तैयारियां 2013 से हो गई थी और 2022 खत्म हो रहा है, इसलिए भी 8-10 सालों में क्या पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि देश में एक अपर पोजीशन पर, अपर हैंड में कहें तो कांग्रेस दिखाई दे रही है? देखिए, ये आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन असली बात ये है मेरे समझ से कि कांग्रेस ने इस बार जो 2018 के विधानसभा चुनाव से 2019 के लोकसभा चुनाव और उसके बाद जो विधानसभा चुनाव हुए, उसमें जाने अनजाने सारा मामला राहुल बनाम मोदी हो जाता था। और जो है वो राहुल को तमाम तरह से जो है पप्पू से लेके, बाबा से लेके, टैग से लेके तमाम जो है मतलब लगातार बीजेपी का सीधे सीधे अटैक होता था, घेरने की कोशिश होती थी। और ये होता था कि ये ऊपर से स्वयंभू लगे हुए हैं, इनको कुछ आता जाता नहीं है, ये देश संभाल नहीं पाएंगे वगैरह वगैरह। कांग्रेस ने जो भी स्ट्रेटजी बनाई और जिन लोगों ने भी भारत जोड़ो यात्रा का खाका तैयार किया, उनको अच्छी तरह से मालूम था कि इसी दौरान गुजरात और हिमाचल में चुनाव होंगे, और जब पदयात्रा चलती रहेगी तो राहुल के लिए जो है उन जगहों पर जाकर उस तरह चुनाव प्रचार करना जिस तरह पहले वो करते थे और राहुल बनाम मोदी करने में इनको आसानी होती थी, वो जो है नहीं होगी। इन्होंने शुरू में ये घेरा भी कि साहब ऐसे समय में पदयात्रा हो रही है कि राहुल गांधी इसमें बिजी रहेंगे तो क्या हिमाचल और क्या कहते हैं गुजरात को छोड़ देंगे। तो उस समय इन लोगों ने कहा कि भाई जब बीच में छुट्टी होगी तो चले जाएंगे, इसको बात को टाल दिया। लेकिन ये बहुत ही वेल नीटेड रणनीति इन्होंने बनाई कि राहुल बनाम मोदी जो होता था वो मुद्दा छीन लिया बीजेपी से, दूसरा मुद्दा खड़गे को बना के वंशवाद का छीन लिया। इन दो मुद्दों पर जो है 18 से लेके और अभी तक जितने विधानसभा चुनाव हुए, लोकसभा 19 का चुनाव हुआ, जिसमें सीधे सीधे जो है इनके ऊपर राहुल गांधी पर जो है वंशवाद से लेके, और राहुल गांधी पप्पू है, राहुल गांधी बाबा है, राहुल गांधी ये है, इनको कुछ नहीं आता करके घेरने की कोशिश हो रही थी। तो इस बार बीजेपी के पास ये मुद्दा नहीं है, तो नेहरू जी नहीं बचे तो कौन बचा? हम कश्मीर को नेहरू जी से तो जोड़ना बहुत आसान है, लेकिन बाकी अब ये नेहरू को गाली नहीं देंगे तो लाल बहादुर शास्त्री को गाली देंगे। इंदिरा गांधी को तो इनके नेता ही जो है दुर्गा का अवतार घोषित कर चुके थे, तो इंदिरा गांधी का नाम तो ये लेते नहीं है, तो ले लेके नेहरू ही बचते हैं। राहुल गांधी के पहले या फिर राजीव गांधी को भी कहते थे तो वो दिवंगत हो गए। उनके जो है मर्डर में जो है तमाम इनके लोगों का नाम है। अभी जो आपका जो है मल्टी स्पेशलिटी टीम थी उसको इन्होंने भंग कर दिया, जो जांच कर रही थी जैन आयोग के जो है सिफारिशों के अनुरूप। तो सवाल इस बात का है, इन्होंने उनके हत्यारों को जो है छोड़वा दिया और जिस जज ने छोड़ा
उसको केरल का गवर्नर बना दिया सदाशिवम को। इन्होंने अभी जो है वो कुछ दिन पहले फिर जो है वो क्या कहते हैं उनके हत्यारों को जो है छोड़ा और तमाम टेक्निकल मुद्दों को दबा करके। ये सब दाग इनके ऊपर है, अगर जांच ठीक से हो तो इनके कई लोग इसके दायरे में आएंगे, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। तो अब आप सोचिए कि जब इनके पास वो मुद्दे नहीं है, दबंगवाद है, ये है, अब इनकी स्ट्रेटजी ये भूत रही हो गई है कि अब ये करे तो क्या करें। क्यों? क्योंकि उनके पास अपना कुछ दिखाने के लिए, अपनी अच्छाई गुड गवर्नेंस दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं है। इन्होंने सिवा बैड गवर्नेंस से कोई गुड गवर्नेंस किया ही नहीं, आपसे बता रहे हैं। और कुछ अगर करने की भी कोशिश की हो तो बैड गवर्नेंस इनका इतना ज्यादा है कि इन्हें वो गुड गवर्नेंस टिप गया, आपसे बता रहे हैं। अब आपने एक राष्ट्र एक चुनाव की बात की थी, तो अभी गुजरात और हिमाचल में क्या हो गया? ये दो स्टेट दो चुनाव क्यों हो गए? आप तो कह रहे नहीं सारा चुनाव एक साथ होना चाहिए, इसकी बड़ी आपने जो है पैरवी की। अभी क्या हो गया कि आपने जो है गुजरात को अलग कर दिया? अभी तक गुजरात का नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ। अभी प्रधानमंत्री की वहां यात्रा हो रही है, तमाम वहां घोषणाएं हो रही हैं। प्रधानमंत्री को अच्छी तरह पता चल गया है कि गुजरात में उनकी जमीन इस बार खिसक गई है। आपने जिस तरह कहा कि हिमाचल में 3 गुट बन गए हैं, तो गुजरात में भी आप समझिए कि जो मुख्यमंत्री है उनका गुट अलग है, जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष है उनका गुट अलग है, अमित शाह का गुट अलग है, और मोदी जी पेंडुलम की तरह है। कभी वो जो है जिनको मुख्यमंत्री उन्होंने बनाया है आनंदीबेन पटेल के खास आदमी को, भूपेंद्र पटेल को, कभी वो उनके साथ दिखाई पड़ते हैं, तो कभी वो अमित शाह के साथ दिखाई पड़ते हैं। उसमें रूपाणी जो है वो अमित शाह का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। रूपाणी का अलग दर्द है कि जो है उनको मुख्यमंत्री पद से रातों रात हटा दिया गया। तो ये दोनों तीनों जगह पर इनकी जो है हालत इतनी पतली है इस बार कि इनको मशीन तंत्र के अलावा कोई उपाय नहीं है। अब देखिए चलता है कि नहीं चलता। जी बिल्कुल, दोनों जगह है, लेकिन इन दोनों जगहों की बात से इतर बीच बीच में नेहरू क्यों आ जाते हैं? इसी सवाल के साथ जयशंकर जी आपके पास आना चाहता हूं। चुनाव है देश में, बात तो आज की होनी चाहिए, लेकिन बात 70 साल 75 साल पहले की हो रही है, और आज एक नहीं 4 ट्वीट करके किरण रिजिजू ने फिर से नेहरू जी को घेरने की कोशिश की। हम चर्चा उस पर कर ही रहे हैं और तमाम हमारे साथी कर रहे हैं इस पर चर्चा, लेकिन चुनाव की बात के बीच में ये नेहरू जी कहां से आ जाते हैं? और क्या नेहरू जी को सामने ढाल की तरह खड़े करके बीजेपी जो है वो अपना बचाव करने में सफल हो पाएगी? इसकी सफलता और विफलता राजीव जी कांग्रेस पर निर्भर करेगी कि कांग्रेस किस तरह से आक्रामक तेवर अपना करके इसका जवाब देती है, क्योंकि इसकी जवाबदेही तो कांग्रेस पर ही है। ये बात बहुत पहले से आरएसएस के लोग अपनी शाखाओं में कहते थे, और उनके एक सुनियोजित साजिश का एक हिस्सा होता था कि नेहरू को पीओके के नाम पे, कश्मीर के नाम पे बदनाम किया जाए। ये पीओके जो पाक अधिकृत कश्मीर जो है वो नेहरू की देन है, नेहरू के कारण हुआ वो। लेकिन कभी कांग्रेस के लोग इसका एक तो समुचित ढंग से जवाब नहीं दे सके, जबकि जवाब उनके पास थे। जैसे अभी हम बिंदु बता रहे थे कि उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या कर रहे थे जब 370 धारा बन रही थी, संविधान में शामिल की जा रही थी। उसके साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी की 6 साल सरकार थी, 8.5 साल से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है केंद्र में। आप हर बार कहते हैं कि पाक अधिकृत कश्मीर को हम भारत में मिलाएंगे, अखंड भारत, अखंड भारत। आपने इस दिशा में क्या किया? ये कांग्रेस के लोग सवाल कर सकते हैं कि भाई ठीक है, नेहरू जी की बातें आप कर रहे हो, नेहरू जी ने क्या सोच करके किया, कैसे किया, एक अलग विषय हो सकता है। और वही एक कारण था जो देश को बांध के रखा, देश की एकता को, अखंडता को जो एकजुट रखने में कामयाबी मिली थी उस समय, उसका बहुत बड़ा कारण था वो जो समझौता था, पैक्ट था। लेकिन चलो नजर में लगता है तो भाई ठीक है, आपकी नजर में खराब लगता था तो आप ठीक नहीं है। कश्मीर क्यों अशांत बना हुआ है? अभी भी कश्मीर क्यों अशांत बना हुआ है? आपने कहा था कि साहब वो नोटबंदी हो गई तो कश्मीर में आतंकवाद की कमर टूट गई। हम लोग बहुत खुश हो गए साहब कि अब तो लगता है कि अब वो खबरें नहीं आएगी। फिर जब बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई तो फिर आपने कहा कि कश्मीर में आतंकवाद की कमर टूट गई। मतलब कमर बहुत बार बार मजबूत हो जाती है, बार बार टूट जाती है। कैसी कमर है यह समझ में नहीं आता। अब रोज आज आए दिन खबरें आती हैं, कभी बिहार का, कभी यूपी का, कभी राजस्थान का, कभी
हरियाणा का कोई जवान, कोई वहां मजदूर जो काम कर रहा है, कामगार, उसकी टारगेट किलिंग की खबरें आती रहती हैं, सुरक्षा बलों के जवानों की हत्या की खबरें आती रहती हैं। ये कब तक चलेगा? अब उसके दिन अगले दिन आप अखबारों में ये भी खबर दिखा देते हैं कि साहब हमारे जवानों ने इतने आतंकवादियों को मार दिया। तो क्या हम यही पढ़ने के लिए अभिशप्त हो गए हैं कि पहले वो लोग मार देंगे 8-10 लोगों को, फिर हम लोग मार देंगे? मतलब ये कब तक खून खराबा चलेगा? आप 8.5 साल से सरकार चला रहे हैं, आपको तो बताना चाहिए। और दूसरी बात यह है, बार बार जो कश्मीरी पंडितों का रोना रोया जाता है, कांग्रेस की ये कमी है, नालायकी है कांग्रेस के लोगों की। ये उनको इस बात को बताना चाहिए था, डंके की चोट पे बताना चाहिए था कि साहब जब कश्मीरी शरणार्थियों की बात आई थी उस समय सरकार किसकी थी? केंद्र में विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार थी, प्रधानमंत्री थे, जिसको भारतीय जनता पार्टी समर्थन दे रही थी। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने मोहरे जगमोहन को वहां पे उपराज्यपाल बनवाया था। और जगमोहन जी के ही कहने पर सारा ये प्लानिंग थी वो कि कैसे कश्मीरी शरणार्थियों को निकाल करके खाली कराया जाएगा इलाका, और ताकि हमारे सुरक्षा बल वहां कार्रवाई कर सकेंगे। तो इसको ये बताने की जरूरत है कि भाई अच्छा, तो उसके बाद आपने क्या किया? अभी एक भी कश्मीरी शरणार्थी का नाम कांग्रेस के लोगों को पूछना चाहिए कि हाँ साहब, एक कश्मीरी शरणार्थी का नाम बता दीजिए जिसको आपने बसाया है। आप तो कह रहे थे कि हम तो उत्तर भारत से और कहां से, दक्षिण भारत से, और लोगों को ला करके वहां बसाएंगे। अब तो 370 की धारा हट गई है, अब कोई बात ही नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री तो कहने लग गए थे कि साहब अब तो हम वहां से बहुएं लेके आएंगे। तो भाई कितनी बहुएं ले आए हो? कितने लोगों को वहां पे बसाए हो? कितने कश्मीरी लोगों को, जो कश्मीरी शरणार्थी जी रहे हैं इधर भटक करके देश के विभिन्न हिस्सों में, उनको आपने बताया? तो ये सारे सवालों के जवाब तो मोदी जी को देना चाहिए, उनकी सरकार को देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को देना चाहिए। अब वो जमाना नहीं रहा, कब तक आप नेहरू 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 करते रहिएगा? अब तो लोग ये पूछना चाहते हैं ना कि भाई 8 साल में, 8.5 साल में आप क्या कर रहे हैं? लेकिन अब दमदारी के साथ ये सवाल पूछेगा। 2013 में जब मोदी जी कह रहे थे कि हमारी सरकार बनेगी, इब्राहिम दाऊद को हम भारत में ले आएंगे, वो दाऊद इब्राहिम कहां है भाई? कहां, किस घर में, किस जेल में आपने ला करके रखा हुआ है? आप ये भी बता दीजिए। तो ऐसा कुछ तो है नहीं। मुश्किल यही है, सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि जो एक आक्रामक विपक्ष होना चाहिए, कांग्रेस पे आरोप लगते रहे, नेहरू पे आरोप लगते रहे, लेकिन कांग्रेस के लोग चूंकि सत्ता की राजनीति करते थे, उनको लगता था कि साहब हमारी सरकार और सत्ता तो कभी जाने वाली नहीं है, ठीक है इनको भौंकते रहने दो। लेकिन भौंकते भौंकते उनकी एक साजिश थी, वो पूरी सुनियोजित रूप से काम कर रहे थे। और आज आपकी सरकार नहीं रह गई, आज आप बोल रहे हैं ये काम अगर पहले किए होते। लेकिन अभी भी मौका है कि अब एक नए तेवर में कांग्रेस दिखाई दे रही है। खासतौर से पिछला जो संसद का सत्र बना था, उसके बाद से जो एक नई ऊर्जा और नई चेतना जगी है, जो इस तरह से कांग्रेस में सक्रियता आई है। और राहुल गांधी के जो ये भारत जोड़ो यात्रा है, इसने भी एक नया काम किया है। इस सब को लेते हुए अगर जिस ढंग से आज अभी पवन खेड़ा बात कर रहे थे, उसी ढंग से, उसी आक्रामक तेवर के साथ, लेकिन तथ्यों के साथ, और ऐसे तथ्य जो अकाट्य है, उन तथ्यों के साथ कांग्रेस को सामने आना चाहिए और अपनी बातें रखनी चाहिए। अब रहा सवाल गुटबाजी का, जैसे आप कह रहे थे कि साहब गुजरात में है या ये हिमाचल प्रदेश में, तो देखिए गुटबाजी तो चलती ही रहती है, लेकिन उन लोगों के यहाँ एक है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उनको सबको नियंत्रित करता है, तो अपने ढंग से डंडा मार के सोटा चला करके वो सबको एक साथ बिठा लेगा। लेकिन अब सोचने वाली बात है कि प्रेम कुमार धूमल जी के क्या रिएक्शन आ रहे हैं। अनुराग ठाकुर बहुत दिनों से हसरत पाले हुए थे कि भाई बाप को नहीं तो बेटे को, हम तो जवान है, हम ही को आप प्रोजेक्ट कर दो, लेकिन वो बेचारे बैठ करके कैबिनेट ब्रीफिंग करने में लगे रहते हैं। मुख्यमंत्री के रूप में तो उनको प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं। अभी भी जयराम ठाकुर का ही वहां चल रहा है। उसी तरह से आप गुजरात को देखिए, गुजरात में कब से नितिन पटेल बेचारे हर बार अपना बंदी और क्या क्या कपड़े तैयार करके बैठ जाते हैं कि अब मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। सौरभ पटेल है, वो भी लगता है कि वो बन ही जाएंगे। एक नया लड़का जो क्या बोलते हैं उसको, क्या नाम था, हार्दिक पटेल, जो कांग्रेस में राहुल गांधी के साथ गलबैया करके घूमता था, आप देख रहे हैं कि कहीं भाजपा के किसी कोने में, कार्यालय के किसी कोने में खड़ा रहता है हाथ बांधे हुए। तो ये सारे लोग हैं, अब इसमें कहां किसी का कुछ हो रहा है। आनंदीबेन पटेल कब से चाहती हैं कि एक बार कम से कम जाकर के वहां पे जाके कुर्सी पे बैठ जाए। मोदी जी उनको कभी भोपाल कभी लखनऊ घुमा रहे राजभवनों की
सैर करवा रहे हैं, लेकिन अब वहां तो नहीं बैठ पा रही हैं, तो उनके मन का भी अपना एक दर्द है। तो ऐसा नहीं है, देखिए कांग्रेस चाहे तो उठ सकती है, उसमें ताकत है, उसमें क्षमता है, और राहुल गांधी जिस ढंग से इमर्ज करके आ रहे हैं, उनके साथ अगर पूरे पार्टी के लोग खड़े होकर के आ जाए, सड़कों पे आ जाए, तो बात बनते देर नहीं लगेगी। और ये तो राजनीति का खेल है, कब किस करवट ले लेगा ऊंट, इसमें कोई दावे के साथ नहीं कह सकता है। और जहां तक मल्लिकार्जुन खड़गे का मामला है, एक बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही अनुभवी और वरिष्ठ नेता हैं, दलित समाज से आते हैं, तो एक मैंने बार पहले भी कई बार मैंने कहा है कि इसके जरिए कांग्रेस जो है पुराने दिनों की ओर लौट सकती है। जो सोशल जस्टिस है, जो धर्मनिरपेक्षता है, जो लोकतंत्र है, उसके साथ उसको तीनों चारों का समन्वय करके कांग्रेस का एक नया चेहरा देश के सामने आ सकता है। उसमें राहुल गांधी अगली कतार में होंगे, प्रियंका भी हो सकती है, मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे और सारे लोग। लेकिन एक चीज और है, देखिए खड़गे जी अभी जैसे हमारे मित्र कौन जयप्रकाश जी शायद कह रहे थे कि साहब वो एक देश एक चुनाव की बातें करते हैं लोग, तो भाई 2023 में 10 राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव होने वाले हैं। इसी तरह से 19 के पहले हमने कहा था कि भाई 2018 में बहुत सारे राज्यों के चुनाव होने वाले थे, तो एक राज्य एक देश एक चुनाव की बात करने वाले क्यों नहीं क्लब कर लेते हैं, क्यों नहीं 10 राज्यों के विधानसभा चुनाव को एक साथ जोड़ करके लोकसभा के साथ कर देते हैं। उस दिशा में कदम तो आगे बढ़ाइए, लेकिन आपकी जबान का कोई यकीन नहीं, आप क्या बोलते रहते हैं, क्या कहते रहते हैं, इसका कोई मतलब ही नहीं है। उसी तरह से जैसे आज आप कह रहे हैं कि पीओके नेहरू की देन है, बहुत सारी बातें हैं, करते रहते हैं लोग, लेकिन कभी उस पर टिकते नहीं है। कभी उस पर पूछ दिया जाए कि साहब अच्छा नेहरू ने क्या गलती की थी और उस समय आपकी पार्टी के लोग वहां क्या कर रहे थे, इसको बता दीजिए, समझा दीजिए, तो कहेंगे नहीं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हुआ था कश्मीर के लिए, वहां जेल में वो मर गए थे। अरे भाई किसने मार दिया, कैसे मर गए थे, क्या हो गया था, इसका खुलासा तो करो ना, उसके बारे में जांच आयोग की रिपोर्टें आई होंगी, उसको बता दो। तो जी ये भगोड़े लोग हैं बेसिकली, या कुछ आरोप लगा करके आगे खिसक लेते हैं। लेकिन यह है कि कांग्रेस को अभी इनको एकदम पिछवाड़े लग करके दौड़ा लेना चाहिए और बताना चाहिए कि हाँ देखो भैया सच ये है, तुम्हारी शाखाओं से लेकर के और जो यहाँ पढ़ा रहे हो शिशु मंदिरों में, वो सच नहीं है, सच ये है जो जनता के सामने हम लाएंगे और तब जनता समझ पे आएगी। जी राजीव जी बिल्कुल, जनता समझ रही है धीरे धीरे, और जैसे जैसे ये यात्रा राहुल गांधी की सामने आ रही है, आज एक बार फिर से वो दिखाना चाहूँगा जब राहुल गांधी एक नए अंदाज में, एक अलग अंदाज में दिखाई दिया। और उसके बाद सीधे आना चाहूँगा प्रेम कुमार जी और समझना चाहूँगा आपके पास हिमाचल से लेकर गुजरात तक, यानी इन दोनों राज्यों से क्या खबरें। गुजरात से हमारे साथी बैठे हुए हैं उस्मान गनी जी, और वो अपनी बात तो रख ही रहे हैं, लेकिन हिमाचल और गुजरात से क्या कुछ है जो कांग्रेस के लिए और बीजेपी के लिए, दोनों के लिए चेतावनी के रूप में भी है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले राहुल गांधी को देखिए कैसे वो ढोल बजा रहे हैं। तो प्रेम कुमार जी, ये एक अलग अंदाज है राहुल गांधी का, बहुत अच्छा है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, राहुल गांधी भी एंजॉय कर रहे हैं और यही तो चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी की बात तो हम कर रहे हैं, साथ साथ हिमाचल प्रदेश और गुजरात में जो होने वाले चुनाव की बात भी कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल सामने चुनाव है 12 तारीख को, क्या कुछ आपके पास अपडेट्स हैं? जी राजीव जी, पहले तो इस ढोल पर मैं थोड़ा बोल दूं। मुझे तो पहले लगता था और देश की जनता को भी ऐसा ही लगता होगा कि शायद राहुल गांधी जी को ढोल बजाना ही नहीं आता है। जब नरेंद्र मोदी जी को ढोल बजाते हम लोग देखा करते थे तो हमें लगता था मोदी जी को आता है, राहुल गांधी जी को ढोल बजाने नहीं आता है। तो ये भ्रम जो है टूट रहा है कि नहीं, राहुल गांधी जी को भी ढोल बजाने आता है, वो भी यहाँ की संस्कारों को, यहाँ की संस्कृति को समझते हैं, संस्कारों में घुले मिले हैं। ये मैसेज जो है
जा रहा है। अब दूसरी आपके प्रश्न पर आता हूं कि निश्चित रूप से चूंकि गुजरात का चुनाव भी तय नहीं हुआ है, तो गुजरात में अभी चीजें सहती जानी बाकी है, मतलब करवट लेना अभी बाकी है। हम नहीं कह सकते कि गुजरात में सब कुछ क्लियर है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में निश्चित रूप से अब नजदीक समय आ चुका है और जो लड़ाई चल रही है उस लड़ाई में कांग्रेस को एज है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच आमने सामने की लड़ाई है। वो सारी बातें हवा हो चुकी हैं कि आम आदमी पार्टी आकर के यहाँ कोई एंगल बना देगी और कांग्रेस को नुकसान कर देगी और बीजेपी पूरा मैदान साफ कर लेगी। वो सारी बातें हवा हो चुकी हैं, लेकिन गुजरात में ये बातें अभी भी चढ़कर बोल रही कि आम आदमी पार्टी आकर के कांग्रेस को नुकसान करने वाली है। लेकिन इस बात को समझा जाए इस रूप में कि आखिर क्यों अरविंद केजरीवाल जी नोटों पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो चाहते हैं। इस बात को अगर हम समझते हैं तो हमें बहुत बातें समझ में आ जाती हैं दोनों प्रदेश के चुनाव को लेकर के। एक तो यह है कि बारंबार कोशिश करने के बावजूद गुजरात में हिंदुत्व के मुद्दे पर लामबंदी नहीं हो पा रही है, हिमाचल में भी नहीं हो पा रही है। तो हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन मुद्दा खड़ा नहीं हो रहा है। और ये बात क्लियर है कि अगर हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव होगा कहीं भी वोट पड़ेंगे, तो भाई बीजेपी से मुकाबला करने की स्थिति में देश की राजनीतिक पार्टियां नहीं है, कांग्रेस भी नहीं है। अगर हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव होता है तो हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव हो, ये नहीं कर पाने के लिए अब आम आदमी पार्टी का सहारा लिया जा रहा है। जो अरविंद केजरीवाल इससे पहले कभी धर्म के नाम पर वोट लेते हुए मांगते हुए नहीं देखे गए थे, वो तो फ्री बीज के लिए जाने जाते थे, लेकिन अपने मौलिक जो उनका तरीका है चुनाव लड़ने का, उससे हटते हुए वो हिंदुत्व के मुद्दे पर धर्म के नाम पर वोटरों की लामबंदी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वो अपने लिए नहीं कर रहे, वो जानते हैं कि वो तो ऐसा करके भी गुजरात में कुछ जीत नहीं पाएंगे, लेकिन दरअसल ये मुद्दा पिच हो गया गुजरात में, तो इसका सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को होगा। और ये बीजेपी के लिए इस किस्म से इस मुद्दे को टॉस किया जा रहा है। बहुत लोगों को ये बात नहीं भी पच सकती है कि भाई आम आदमी पार्टी बीजेपी के लिए ऐसा क्यों करे, लेकिन आप देखेंगे कि जब से अरविंद केजरीवाल जी ने वो माफी मांगी थी, कोर्ट में समझौते किए थे, सारे मुकदमे वापस लिए थे, उसके बाद से बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ में उन्होंने बोलना बंद कर दिया था। उनकी राजनीति करने का उनका तरीका बदल गया था। आम आदमी पार्टी सिलेक्टिव तरीके से उन्हीं जगहों पर चुनाव लड़ने लगी जहां पर कि वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती थी। एक तरह से वो असदुद्दीन ओवैसी वाले रोल में आम आदमी पार्टी आ गई कि असदुद्दीन ओवैसी उन्हीं जगहों पर चुनाव लड़ते हैं जहां या तो क्षेत्रीय दल को नुकसान हो जाए या फिर कांग्रेस को नुकसान हो जाए और बीजेपी को फायदा हो जाए। ठीक उसी तरीके से आम आदमी पार्टी ने भी राजनीति की ये दिशा और धारा चुन ली। अब गुजरात में भी वही चीज आजमाया जा रहा है, वो सेलेक्टिव ढंग से वहां पर लड़ रहे। देखिए उत्तर में आम आदमी, अभी हमारे साथी ने भी कहा कि उत्तर में आम आदमी पार्टी की गतिविधि थोड़ी दिख रही है। उत्तर में मतलब क्या हुआ भाई, तो राजस्थान से जुड़ा हुआ जो इलाका है, जाहिर बात है कि कांग्रेस के प्रभाव वाला क्षेत्र भी आप बोल सकते हैं। और दक्षिण में भी कह रहे हैं उनकी गतिविधि, जो महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ इलाका है वहां भी है, वहां भी आप देख रहे हैं कि कांग्रेस से जुड़ी। मोटे तौर पर मैं समझा रहा हूं, ऐसे सीट बाय सीट भी जाएंगे तो एनालिसिस यही होगा कि जहां पर कांग्रेस मजबूत है वहां पर आम आदमी पार्टी बड़ा मजबूती से लड़ने की कोशिश करती है। लेकिन जब खुद आम आदमी पार्टी मजबूत नहीं है तो मजबूती से चुनाव क्या लड़ेगी। तब ऐसे में क्या है कि दिल्ली से एक हिंदुत्व का नारा जो है प्लांट किया जा रहा है ताकि हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव हो जाए तो बीजेपी को आसानी से जीत मिल सके। तो जब ये कोशिश हो रही है तो इसका मतलब है कि कांग्रेस मजबूत है, इसका मतलब है कि कांग्रेस से लड़ाई नहीं लड़ी जा पा रही है, बीजेपी से वो लड़ नहीं पा रही है, तो उनको एक सपोर्ट चाहिए। कैसा वाला सपोर्ट
जैसे कि हरियाणा में जेजेपी वाला सपोर्ट मिला। ये हरियाणा में एक ऐसी, जब बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, सत्ता से दूर रह गई, तो उसको एक जेजेपी जैसा सपोर्ट मिला। गुजरात में भी इस बार निश्चित मानिए कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सीटें लगातार घटती रही हैं और सबसे ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी इस बार ही है, तो इसको देखते हुए बीजेपी की सीट और भी घटने वाली है। तो उस जगह को, उस जो एंटी इनकम्बेंसी को कहीं बांट दिया जाए, कुछ ऐसा किया जाए कि कांग्रेस को इसका पूरा फायदा न मिले, इसकी पूरी रणनीति चल रही है। ये चुनावी रणनीति है बीजेपी की, और उसमें आम आदमी पार्टी उनकी मददगार साबित हो रही है। ये पूरी तस्वीर, ये पूरा उनकी कोशिश जो पूरी है, वो ये बताने के लिए काफी है कि गुजरात में भी हालत पतली है और हिमाचल में भी पतली है। इसमें एक बात और हम जोड़ सकते हैं कि चूंकि चुनाव दो अलग अलग फेज में तय कर दिए जा रहे हैं, हिमाचल पहले हो रहा है, तो इसका भी मकसद गुजरात में हारने का डर ही था। लेकिन ये भी साफ है कि इसमें जो समय लिया गया है, ये समय का फायदा वास्तव में कांग्रेस को होने वाला है। गुजरात में जितनी देर से आप चुनाव कराएंगे, इसका फायदा कांग्रेस को होगा, जिसको कि कांग्रेस का अध्यक्ष भी मिल गया है, इसके पास इनकी यात्रा भी आगे बढ़ रही है, और इस दौरान संगठनात्मक चीजों से लेकर के हिमाचल के चुनाव के नतीजे और वहां का जो मूड है, उसका भी असर जो है गुजरात में कांग्रेस को ही फायदा दिलाएगा। ये स्थिति है, इसको लेकर के ही सारी रणनीति दिख रही है और हम महसूस कर पा रहे हैं। जी फिर से एक बार आना चाहूंगा उस्मान गनी भाई आपके पास। और हिंदुत्व का अगर कार्ड चलता, आप चूंकि वहां हैं और बहुत नजदीक से देख रहे हैं, इसलिए भी ये सवाल है कि हिंदुत्व का अगर कार्ड चलता तो 2002 पोलराइजेशन जबरदस्त, गोधरा कांड, उसके बाद चुनाव, 127 सीटें आती हैं बीजेपी के खाते में, जो सबसे ज्यादा नहीं है, उससे पहले ज्यादा आ चुकी थी, आप अच्छी तरह से जानते हैं। और 182 में से 127 सीटें। फिर आगे बढ़िए 2007, मोदी जी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, हिंदुत्व के एक बहुत बड़े बीजेपी की तरफ से एक बड़ा लीडर बन के उभरते हैं, और ये सामने स्क्रीन पे भी आ गया। 2007 में 117 सीटें आप देखिए, जबकि हिंदुत्व का एजेंडा आगे बढ़ रहा है 2002 से, लेकिन सीटें गिर रही हैं बीजेपी की। 2012 आइए, फिर 2 सीटें और कम हो गई, 115। 2017 देखिए 99 सीटों पर अटक गई बीजेपी। तो हिंदुत्व का कार्ड ऐसे देखा जाए, इस ग्राफ से जो रिजल्ट अपने सामने है गनी भाई, उससे तो समझ में आ रहा है कि हिंदुत्व का कार्ड तो वैसा नहीं चलता है जैसा कहा जाता है। गुजरात से बाहर हम लोग जो दिल्ली बैठ करके और मुंबई बैठ करके जो चर्चा करते हैं, वहां से जो देखते हैं वो कुछ और है। साफ है कि हिंदुत्व का कार्ड नहीं चल रहा है। जिस पोलराइजेशन को करने की कोशिश होती रही है वो यहां नहीं हो पा रहा है। और शायद जो प्रेम कुमार जी कह रहे हैं, इसमें काफी दम है कि इस बार 27 साल के बाद जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी से बीजेपी गुजर रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजर रही है। हम यहां से कुछ विश्लेषणों के आधार पर, कुछ तथ्यों के आधार पर उस्मान भाई ये बात रख रहे हैं, लेकिन चूंकि आप वहां बैठे हुए हैं, सौराष्ट्र और उसके अलावा बहुत सारे एरिया में आप घूम करके, गांव-गांव से घूम के आ रहे हैं, इसलिए भी आपसे समझना चाहूंगा, क्या जो मैं बात रख रहा हूं इस बात में कोई दम है? अगर नहीं है तो साफ खारिज कर दीजिए, उसमें कोई मुझे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन विश्लेषण करना जरूरी है यहां पे कि क्या हिंदुत्व का कार्ड नहीं चल पा रहा है गुजरात में? जी राजीव जी, एक तो हिंदुत्व वाला जो कार्ड है वो अभी गुजरात में नहीं चल रहा है। इलेक्शन आते टाइम पे थोड़ा अगर वो रिटर्न उस तरफ जाने की कोशिश तो होगी, क्योंकि उसको क्लियर दिख रहा है कि हम सत्ता में नहीं आ रहे हैं, इसीलिए वो हिंदुत्व वाला कार्ड चलाने की कोशिश होगी। एक दूसरा है कि पाटीदार वाले अभी नाराज है, तो पाटीदार वाले फैक्टर को कैसे लाया जाए बीजेपी में, वो भी एक कोशिश होगी। उस पे जो केस डाले गए हैं वो वापस लेने की कोशिश होगी, पास के जो आंदोलन में जो लोग थे उनको लाने की एक कोशिश होगी, ये सब होगा। अभी क्लियरली कहा जाए तो हिंदुत्व वाला एजेंडा गुजरात में नहीं चल रहा है और इसी वजह से बीजेपी पूरी तरह से दबाव में है। आपको मैं बता दूं कि जो हिंदुत्व वाला अगर कार्ड चलता, तो मैंने पहले भी बताया था और आज भी बता रहा हूं कि जो गांधीनगर है, गांधीनगर
में जिस तरह से आंदोलन चला है, तो पहले गुजरात को बीजेपी के गढ़ के नाम से जाना जाता था या आरएसएस का गढ़ माना जाता था। लेकिन आज की तारीख ये है कि गुजरात में इतने आंदोलन चल रहे हैं कि आज गुजरात में आंदोलनों के गढ़ से जाना जा रहा है। तो यानी कि बीजेपी में हिंदुत्व वाला कार्ड अभी नहीं चल रहा है। और 2014 में एक बार लोगों को वापस हिंदुत्व वाला उभरा था कि नहीं, अब तो हिंदुत्व वाले प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो ये होगा, एक सपने दिखाए गए थे। वो सपने में कहीं पे भी आज तक वो खड़े नहीं उतर पाए हैं। इसीलिए अभी हिंदुत्व वाला कार्ड गुजरात में अभी तक नहीं चल रहा है। लास्ट में अगर कुछ कोशिश करेंगे वो लोग, अभी आपको बता दूं मैं कि बेट द्वारका में दरगाह को तोड़ा गया, पोरबंदर में दरगाह को तोड़ा गया, तो उसको हिंदुत्व वाले एजेंडे पे वापस लाने की कोशिश हुई, लेकिन वो जा नहीं पाई। उसको लगा था कि अगर हम हिंदुत्व वाला कार्ड नहीं खेलेंगे तो हम हार जाएंगे, इसीलिए तो वो 2-3 जगह पे ये किया। उसकी वजह ये भी है। दूसरा आपको बता दूं कि मोरबी सीट वो अगली बार हारे थे, तो मोरबी और फंडिंग वाले एरिया है कि जहां से पूरा टाइल्स इंडस्ट्रीज है वो मोरबी से है और वो पूरा पाटीदारों के पास है। तो वहीं पे जब काजल हिंदुस्तानी करके एक लेडी आती है और एक हिंदुत्व वाला कार्ड खेल के वहीं पे चली जाती है, तो वो अभी जहां पे ये जो सीटें हैं वहीं पे इस तरह से लोगों को उसने लाना शुरू कर दिया है। यानी कि वो हिंदुत्व वाले एजेंडे पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी वो हिंदुत्व वाला कार्ड चल नहीं रहा है। वो खंभात में बुलडोजर वाला कांड किया हो या दूसरी जगह पे, तो ये क्लियरली है कि वो हिंदुत्व वाले कार्ड पे ही जाएंगे, तभी वो जो सीटें है 99 है उसमें से कम नहीं हो, इसीलिए वो हिंदुत्व वाले कार्ड पे ही चलेंगे, उसके सिवा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अभी की तारीख में क्लियरली हिंदुत्व वाले कार्ड नहीं चल रहा है गुजरात में, ये क्लियर है जी। अगर जेपी सिंह साहब, अगर गुजरात में हिंदुत्व कार्ड नहीं चल रहा है और पिछले 3-4 चुनाव के जो आंकड़े हैं वो सामने बता रहे हैं और जो बात यहाँ कह रहे हैं, चूंकि गुजरात से ही जुड़े हुए हैं उस्मान गनी भाई, इसलिए भी उसमें दम है, तो देश में कैसे चल रहा है? अगर एक प्रयोगशाला में वो बात नहीं चल रही है तो देश में क्या आने वाले समय में हिंदुत्व कार्ड को चलते हुए देखेंगे हम? देखिए, जब भी मुद्दे हावी हो जाएंगे तो कोई हिंदुत्व का कार्ड नहीं चलेगा। गुजरात में जो 27 साल में या जो पिछले 20 सालों में आपने देखा है जिस तरह हिंदुत्व कार्ड चला, उसके पीछे दंगे की पृष्ठभूमि को आप इग्नोर नहीं कर सकते। उस दंगे की पृष्ठभूमि में तमाम लोगों पर मुकदमा चल रहा था, तमाम लोग दंडित किए जा रहे थे। अभी तो पूरी तरह से अब मोदी जी को क्लीन चिट मिल गई, इसका शीतलवाड़ को जेल भेज दिया गया और जो लोग फोड़नानी जिनको छूटना था छूट गए। तो कुल मिला के ये हो गया कि वो दंगे से ऊपर आ गया। अब दंगे से ऊपर आ गया तो भूख भी दिखाई पड़ रही है, बेरोजगारी भी दिखाई पड़ रही है, महंगाई भी दिखाई पड़ रही है। पूरे गुजरात में जो इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क टूटी हुई है, गांव की जो स्थिति खराब है, तो ये सब भी दिखाई पड़ रहा है। क्या कहते हैं, जो कि बीच में 20 साल उस दंगे के प्रभाव में नहीं दिखाई पड़ रहा था। ये गोपनीय नैरेटिव चलाया जाता था कि अगर जो है दूसरी सरकार आ गई तो सारे लोगों को फांसी पर लटकवा देगी। तो अब सारा मामला सेटल हो गया, कुछ बचा ही नहीं है, या बचा भी होगा तो बहुत नेग्लिजिबल टाइप का, तो वो मुद्दा खत्म हो गया ना। तो वो मुद्दा खत्म हो गया तो ये बाकी समस्याएं दिखाई पड़ने लगी, और जिस दिन देश में भी ये समस्याएं दिखाई पड़ने लगेंगी उस दिन हिंदुत्व कार्ड नहीं चलेगा। जी जयशंकर जी, क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा। और मजेदार तथ्य यहाँ जो आ रहा है वो ये है कि जब क्या हम ये देख रहे हैं कि अब धीरे धीरे बीजेपी मुद्दा विहीन हो रही है, क्योंकि बीजेपी के सामने बहुत सारे जो तथ्यों के साथ लोग अपनी बात रख रहे हैं। क्या कांग्रेस और क्या दूसरे विपक्षी दल, चाहे देखिए महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, इन दोनों मसलों पे बीजेपी फंसी हुई है, किसानों के मसले पे फंसी हुई है आज भी, और किसान बीच बीच में अपनी बात एमएसपी को लेकर के रख ही रहे हैं। ऐसे बहुत सारे मसले हैं जिस पर फंसी हुई है। जब आप सरकारी तंत्र को बेचने की बात हो रही है और कई सारे ऐसे बेच दिए गए हैं, उसमें भी फंसी हुई है। दिखाने के लिए आपके पास जो बातें आप शुरुआत में रख रहे थे, खासकर स्टार्टअप्स की बात, मेक इन इंडिया की बात,
बहुत सारी ऐसे तथ्य हैं जहां पर फंसे हुए हैं आप। उसके अलावा भुखमरी और ऐसे कई सारे बीच बीच में सर्वेज आ जाते हैं, कई ऐसे सारे आंकड़े आ जाते हैं जिसमें आप फंसे हुए नजर आते हैं। तो और इन सब से ऊपर जो चुनाव पिछले 5 राज्यों के हुए जिसमें बुलडोजर खूब काम किया था इनका, अब वो बुलडोजर भी फंसा हुआ नजर आता है। तो एजेंडा विहीन बीजेपी के सामने फिर नेहरू जी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। और जो आप पीओके की बात कर रहे थे, क्या हम घूम फिर करके आने वाले समय में नेहरू के इर्द गिर्द ही घूमेंगे या कुछ एजेंडा भी देखेंगे, या ये देखेंगे कि कांग्रेस कितना एग्रेसिव है और कैसे वो अब पिच बना रही है और उस पर बीजेपी बैटिंग करने की कोशिश कर रही है, प्रैक्टिस कर रही है? जयशंकर जी, देखिए, पहली बात तो ये है राजीव जी की पहली बात, क्रिकेट मैच चल रहा है, मैं अपडेट कर रहा हूँ कि जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को हरा दिया है, स्क्रीन पर सामने दिख रहा है, तो दर्शकों को मैं अपडेट कर रहा हूँ जी। जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को हरा दिया। चलिए, ये खबर अपने दर्शकों को मैं बता भी दूं, और प्रेम कुमार जी बोल रहे हैं, और चूंकि क्रिकेट की बात अभी मैंने रखी थी कि अब पिच बना रही है कांग्रेस और बैटिंग करेगी बीजेपी, और वो मैच कैसा होगा ये समझने की कोशिश हम कर रहे हैं जयशंकर जी से। लेकिन इस बीच अपडेट यही है कि जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप के इस मैच में हरा दिया है। खैर जयशंकर जी, माफी चाहूंगा, बीच में आपको रोकना पड़ा, लेकिन आप अपनी बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरे कहने का मतलब यह है कि देखिए, मुद्दा तो उनके पास एक ही है, शाश्वत है, वो हिंदू वाला ही कार्ड है जो बार बार उसको भुनाते हैं, लेकिन कब तक भुनाएंगे, कितनी बार भुनाएंगे। अब इस बार जो है अजीबोगरीब सी बात है कि सामने वाला पक्ष रिएक्ट नहीं कर रहा है, और यही बात हमने बिहार के विधानसभा के चुनाव में देखा था 2015 में, और उसी के बाद हमने कहा था कि ये महागठबंधन की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनने वाली है बिहार में, राजद, जनता दल यू और कांग्रेस की। वही कमोबेश स्थिति आज गुजरात में दिखाई दे रही है। बिल्किस बानो के प्रकरण पर जो हत्यारे थे, बलात्कारी थे, जिन्होंने पेट में बच्चा था उसकी हत्या कर दी थी, सामूहिक बलात्कार किया था एक महिला के साथ, उसके परिवार के लोगों की हत्या कर दी थी, उनको जिस ढंग से छोड़ा गया, और उसमें मोदी जी की, अमित शाह जी की, सरकार की सहमति कहिए या जो भी कहिए, ये सब कुछ था। चूंकि बाद में अब मीडिया के द्वारा जारी हो चुका है, वो सामने आ चुका है वो। इस पर गुजरात के मुसलमानों ने कोई रिएक्ट नहीं किया। पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं ने, सेकुलर लोगों ने इस पर रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि यह गलत हुआ है, बलात्कारियों को, हत्यारों को रिहा नहीं करना चाहिए था। इसका एक असर पड़ा है। अभी उस्मान गनी जब बोल रहे थे तो आप लोगों ने पता नहीं ध्यान नहीं दिया शायद, कि राजकोट में जब मोदी जी की सभा हो रही थी, जब वो भाषण कर रहे थे, तो उनके भाषण के बीच लोग उठ करके जाने लगे। आपको याद होगा कि जब 2017 का विधानसभा चुनाव हो रहा था तो पूरे गुजरात में कांग्रेस जीतते हुए आ रही थी, लेकिन जब राजकोट, सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद जो शहरी इलाके हैं उनकी सीटें जब खुलने लग गई तो अचानक कांग्रेस को बढ़त हासिल होगी। इन शहरी इलाकों में कांग्रेस को बढ़त मिली थी। किसान नाराज था, किसान आज भी नाराज है, और शहरी इलाकों में जो उनको बढ़त मिली, इससे उनकी दोबारा सरकार बन गई थी, हालांकि 99 पर सिमट गए। अब इस बार क्या होगा? देखिए, जो लोग कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में, आम आदमी पार्टी के बारे में, उनका ज्यादातर असर चाहे उत्तर गुजरात में हो चाहे दक्षिण गुजरात में हो, मुख्य रूप से शहरी इलाकों में ही है। सूरत में है, राजकोट में है, या और शहरी इलाके जो हैं। अब वहां किसका वोट, कितना वो डेंट कर पाएंगे, कितना कांग्रेस का काटेंगे और कितना वो बीजेपी का वोट काटेंगे, ये देखने वाली बात हो सकती है। लेकिन सच यही है कि आज बीजेपी के लोग बहुत बौखलाहट की स्थिति में है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि जो भी हम चाल चल रहे हैं उस पर कहीं सामने वाला विपक्ष फंस नहीं रहा, उसमें कहीं उलझ नहीं रहा, उस पर प्रोक नहीं हो रहा है। जो भी हम इशूज उठा रहे हैं, जो सांप्रदायिकता के सवाल हैं या हिंदू मुस्लिम का सवाल है, भारत पाकिस्तान का सवाल है, उन सारे सवालों पे जो हम प्रोवोक कर रहे हैं अपने विभिन्न चैनलों के जरिए, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा है। और ये उसका रिएक्ट ना करना, ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ा घातक साबित हो सकता है, ये मुझे लगता है। लेकिन दूसरा ये भी है कि गुजरात के चुनाव को कायदे से तो कराना चाहिए था हिमाचल प्रदेश के साथ ही। उस दिन भी मैंने कहा था, जब एक दिन पहले हम लोग बैठ रहे थे, भाई जनवरी में
हिमाचल प्रदेश की विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और फरवरी में गुजरात का हो रहा था, तो चाहते अगर चुनाव आयोग चाहता या सरकार चाहती थी एक साथ चुनाव हो सकते थे, उसमें तो ऐसी कोई बात ही नहीं थी। हिमाचल का चुनाव और नहीं टाल सकते थे क्योंकि वहां फिर अगले महीनों में बर्फबारी शुरू हो जाएगी, लेकिन गुजरात में तो ऐसी कोई समस्या नहीं थी, एक महीना पहले हो जाता, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इन्होंने नहीं कराया चुनाव, जानबूझ करके नहीं कराया, इसीलिए क्योंकि उनको लग रहा है कि मामला कहीं बहुत ज्यादा गड़बड़ है। अगर हिमाचल के नतीजे उनके अनुकूल नहीं आए, मनोनुकूल नहीं हुए, तो फिर कुछ और उपाय करना होगा, कुछ और कहीं कुछ घटनाएं हो जाए, कहीं कुछ हो जाए जिसके इनको फायदा मिले। अच्छा, एक बात और आपको गौर करना होगा कि देखिए, गुजरात को कांग्रेस ने भी गुजरात के लोगों के हाल पे छोड़ दिया है। कांग्रेस का कोई बड़ा नेता आज गुजरात में दिखाई दे रहा है। गुजरात का जो स्थानीय नेतृत्व है वही इस चुनाव को लड़ रहा है। अब चाहे ये इसके लिए कांग्रेस के पक्ष में सकारात्मक बात समझ लें या फिर नकारात्मक बात समझ लें, ये तो देखने वाली बात होगी। अब यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी जब अध्यक्ष का काम संभाल चुके हैं, पदभार ग्रहण कर चुके हैं, उन्होंने एक संचालन समिति भी 47 सदस्यों की बना दी है, तो ये अब क्या करते हैं लोग, गुजरात में किस ढंग से जाते हैं, कैसे वहां का विकसित करते हैं, वहां के लोगों को कॉन्फ्रेंस में वहां के जनजीवन को के सवाल को उठाते हैं। आज ये जरूर लग रहा है कि गुजरात के लोग हिंदुत्व वाले कार्ड से थोड़ा सा ऊब चुके हैं, क्योंकि 20 साल से तो यही बात सुन रहे हैं, 2002 के दंगों से लेकर के वही, अरे भाई राज्य में तुम्हारी सरकार बन गई, केंद्र में तुम्हारी सरकार बन गई, डबल इंजन की सरकार बन गई, मोदी जी लाडला प्रधानमंत्री बन गया, लाडला गृह मंत्री बन गया, सब कुछ हो गया, तो उसके बाद भी कब तक इसको रोते रहोगे यार? कब वहां के नौजवानों को रोजगार कब मिलेगा? वहां के किसानों को उनकी फसल का उचित दाम कब मिलेगा? अब तो लोग सवाल करेंगे ना। फिर 5-5 चुनाव जीते हैं आप वहां से लगातार, तो लोग तो सवाल करेंगे। इसलिए जो है कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी के सवाल को, महंगाई के सवाल को, अगर सामने किसानों की समस्याओं को लेकर के अगर मोर्चे पे आती है, सड़क पे आती है और उसको लेकर के चुनाव लड़ती है, तो मुझे लगता है कि भाजपा का हिंदू कार्ड जो है गुजरात से ही धराशायी होना शुरू होगा। जी बिल्कुल, हिंदुत्व का कार्ड गुजरात से धराशायी होना शुरू होगा कह रहे हैं जयशंकर जी, लेकिन ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है। 2002 से लेकर के 2017 तक देखिए धीरे धीरे कैसे ग्राफ गिरा है, और इस बार कहां तक जाकर के गिरता है और कहां अटकता है, ये देखना बहुत ही, उस समय जब हम लोग रिजल्ट के दिन यानी कि 8 दिसंबर को अगर गुजरात का चुनाव भी हो जाए और उसी दिन अगर इसकी घोषणा भी हो तो बहुत मजेदार रहेगा। तो बहुत सारी बातें लेकिन इस बीच होती रहेंगी। हमारे साथ आप पांचों साथी जुड़े रहे, उस्मान गनी जी, जेपी सिंह साहब, प्रेम कुमार जी, जयशंकर जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप पांचों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग जुड़े और इस कार्यक्रम में आप लोगों ने हिस्सा लिया, अपनी बात, अपने विचार रखे, पहुंचाया आप लोगों ने देश दुनिया तक। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और हमारे साथ सुधीर टॉफ खाने वाले जुड़े हुए हैं, जो कह रहे हैं कि डीबी लाइव केवल एक तरफा डिबेट ना करे। दो तरफा कैसे करते हैं, जरा आप ही बता दीजिए सुधीर भाई कि दो तरफा कैसे करते हैं ये, और एक तरफा कैसे होता है? क्योंकि डिबेट है और इसमें एक तो पहली बात ये डिबेट नहीं है, ये चर्चा परिचर्चा है। और यहाँ हम डिबेट नहीं करते हैं, यानी कि किसी दो दल के प्रवक्ताओं को बैठा करके और आपस में भिड़वाते नहीं हैं और न ही तू मैं करवाते हैं। यहाँ विचारों का आदान प्रदान होता है, जहाँ पत्रकार बैठते हैं, अपनी बात रखते हैं और वो अपने विचार रखते हैं, वही विचार हम आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। देश में इस वक्त मैं समझता हूं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं कह देता हूं कि देश में इस वक्त बीजेपी की सरकार है और आप चाहेंगे कि हम बीजेपी के पक्ष में ही सारी बातें करते रहें। जो पक्ष की बात है वो जरूर करेंगे, लेकिन मीडिया का जो काम है मीडिया को करने दीजिए, और उसमें भी अगर आप ही दखल अंदाजी करेंगे तब तो हो गया। सुधीर जी आप जुड़े, आपने अपनी बात रखी, बहुत धन्यवाद आपको कि आप इस कार्यक्रम को आप लोग देख रहे हैं। और ऐसे ही बहुत सारे और भी साथी हैं। कैलाश जाटवा हैं जो कह रहे हैं कि मैं उपाध्याय जी और गुप्ता जी की बात से सहमत हूं, उन्होंने जो बात कही वो बिल्कुल एकदम सटीक है। देवेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ में गुलशन गुलाटी जी हैं, कह रहे हैं माई प्रोएक्टिव intuition says now in Gujarat Congress will come to power। गुलशन गुलाटी जी का कहना है कि इनका जो इंट्यूशन है वो कह रहा है कि इस बार
गुजरात में कांग्रेस पावर में आएगी, यानी कांग्रेस की सरकार बनेगी। विष्णु प्रसाद यादव जी भी हैं और कह रहे हैं विष्णु जी की अब डीबी लाइव वाले पता नहीं कांग्रेसी पत्रकार पकड़ कर लाते हैं। विष्णु जी अब क्या बताऊं आपको, कहां से कौन से, अगर पत्रकारों में भी कांग्रेसी और बीजेपी वाले होने लगे तब तो हो गया, क्योंकि दिक्कत ये है कि आप लोग बीजेपी वाले पत्रकारों को ज़्यादा सुनते हैं और अगर सरकार के खिलाफ बात कीजिए, सरकार पर सवाल उठाइए तो आपको सीधा लगता है कि ये कांग्रेसी पत्रकार है। लेकिन आपको 2014 से पहले के हम लोगों के ही पत्रकारिता को देखना होगा, जब कांग्रेस की देश में 10 साल सरकार थी और हम कैसे कांग्रेस की धज्जियां उड़ाते थे, कैसे कांग्रेस के हर ऐसे मसलों पर सवाल उठाया करते थे। आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है और आने वाले समय में अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तब हमारा रुख क्या होगा ये भी आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। लेकिन आज देश में बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी पर सवाल तो उठेंगे ही। लालजी विश्वकर्मा जी हैं, गुड नाइट कह रहे हैं। असलम भाई कह रहे हैं अंधभक्तों के अंदर एक खूबी कूट कूट कर भरी हुई है कि इनकी जितनी बेइज्जती करो वो उतनी ही बेशर्मी दिखाते हैं। विशाल पवार जी कह रहे हैं कि सर देखिए, पहले से कांग्रेस अच्छा ही करके आई है और आगे भी ऐसे ही करती रहेगी। और ऐसे ही सुमित नरखेड़े जी कह रहे हैं सर आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप जारी रखें। बहुत धन्यवाद सुमित नरखेड़े जी। और विकास काडला भी हमारे साथ बने हुए हैं और ऐसे चिकू 007 कह रहे हैं थैंक यू राजीव सर, आपको भी बहुत धन्यवाद। और असलम भाई लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक जी बने हुए हैं हमारे साथ में। अनिल कॉमेडी भी बने हुए हैं हमारे साथ में। गुलशन गुलाटी कह रहे हैं ये अंधभक्त हमेशा डाइवर्ट करते हैं। गुलशन भाई बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा फर्ज ये है कि सारे जितने भी हैं, चाहे वो भक्त हों अंधभक्त हों जो भी हों, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा आपका विचार मिले, लेकिन ये है कि विचारों का आदान प्रदान हो। कुछ हमारी बात आप सुने, कुछ आपकी बात हम सुने। हमारी बात जो आपको पसंद ना आए उसको खारिज कर दीजिए, और लेकिन अगर हमारी बात पसंद आए तो उसको एंडोर्स भी कीजिए। और यही अगर चर्चा परिचर्चा होती है तो उसमें हम करने की कोशिश करते हैं। और असलम चिश्ती जी कह रहे हैं सुपर्ब इंफॉर्मेटिव न्यूज़ चैनल, डीबी लाइव की बात कर रहे हैं। थैंक्स फॉर शेयरिंग डीबी लाइव, बहुत धन्यवाद आपको असलम चिश्ती जी। और कैलाश जाटवा जी हैं, कह रहे हैं मैं आपकी इस बात पर से भी सहमत हूं, क्योंकि पत्रकार पत्रकार होता है, कोई किसी का दलाल नहीं होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं कैलाश जाटवा जी। और जहां सवाल उठाने चाहिए वहां सवाल करना चाहिए। देश में और देश के आधे से ज्यादा राज्यों में अगर बीजेपी की सरकार है तो सवाल किस पर उठाए जाएंगे? सवाल तो बीजेपी पे उठेंगे। और जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, जो जहां जिसकी सरकार है उस पर सवाल उठेंगे। अगर कल को आज बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, साथ में आरजेडी है, साथ में कांग्रेस है, अगर वहां कुछ गलत है तो वहां पर भी सवाल उठाए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पर सवाल उठाएंगे। सवाल जिनके ऊपर उठाना चाहिए उन पर उठाएंगे। हमारा काम है सवाल करना, हमारा काम है लोगों के बीच सही जानकारी परोसना, रखना। तो यही हम करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे ही तमाम साथी हमारे साथ अपनी बात रख रहे हैं। गुलशन गुलाटी जी कह रहे हैं आपका और हमारा विचार हमेशा मिलेगा। गुलशन भाई आप बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप जुड़ते हैं, अपनी बात रखते हैं। अभिषेक जी कह रहे हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और बाबू सिंह भी हैं, बहुत बढ़िया डिस्कशन। गवर्नमेंट तो बिक गई है, सबको पता है, पर विपक्ष की भी थोड़ी आलोचना करें। विपक्ष की आलोचना बहुत करते हैं, आप आश्चर्य करेंगे। विपक्ष की आलोचना हमने कांग्रेस की खूब आलोचना की, लेकिन आज कांग्रेस अच्छा कर रही है। आज राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी अभी पिछले 50 दिनों से विदेश नहीं गए हैं। राहुल गांधी जब विदेश जाते थे तो हम कहते थे कि राहुल गांधी को विदेश नहीं जाना चाहिए। आज प्रियंका गांधी के बारे में हम कहते हैं कि प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश चुनाव में लड़की हूं लड़ सकती हूं का बहुत शानदार अभियान चलाया था, लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश में जैसे ही कांग्रेस को हार मिली और प्रियंका गांधी वहां से बाहर हो गई। प्रियंका गांधी को बीच बीच में उत्तर प्रदेश जाना चाहिए था। ये सारी बातें हम करते हैं। अगर आप नहीं सुन पाते हैं तो अलग बात है। इसलिए नहीं सुन पाते हैं दोस्तों आप, क्योंकि ये मसले बहुत छोटे हैं। सामने बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं। आपके देश के बैंक्स बिक रहे हैं, आपके देश के रेलवे स्टेशन बिक गए, आपके देश के एयरपोर्ट बिक गए, पोर्ट्स बिक गए, सब तो बिक रहे हैं। तो उस पर चर्चा क्यों नहीं हो? लोग बेरोजगार हो रहे हैं, 4 साल की मात्र नौकरी हो रही है, अग्निवीर बनाए जा रहे हैं आप, चर्चा क्यों नहीं हो? आपको अगर ट्रेन में ठीक ढंग से आप बैठ करके और परीक्षा केंद्र तक नहीं जा पाए तो चर्चा तो होगी इस पर। और ये सारे विजुअल्स बहुत आते हैं। 370 आपने हटा दिया कश्मीर से, और 370 के बाद आपने वादा किया था कि वहां से 370 हटाते वक्त
क्या आपने वादा किया था कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा? क्या खत्म हो गया? वहां पर यह वादा था कि कश्मीरी पंडित फिर से जो पलायन है वो रुक जाएगा, कश्मीरी पंडित वहां फिर से आकर रहने लगेंगे। रह रहे हैं? नहीं। आज ही कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो कहा है कि 30 कश्मीरी पंडितों की हत्या हो गई है। ये बातें तो होंगी, ये बातें उन बातों से छोटी हैं, इसलिए यहां ये बातें होती हैं। खैर, बहुत सारी बातें होती रहेंगी, चर्चा हम करते रहेंगे और ये सारी बातें बीच बीच में हम करते रहेंगे। लेकिन आज इस चर्चा को यहीं विराम देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आप तमाम दोस्तों को जो साथ साथ लगातार कमेंट बॉक्स में अपनी बात रखते हैं। जैसे विष्णु जी कह रहे हैं कि राजीव एकदम सरासर गलत बोल रहे हो, लीज पर देना और बेचना क्या होता है? देखिए, आप दे दीजिए अपने घर को लीज पे, 90 साल की लीज पे अपने घर को दे दीजिए भाई साहब। एक तो थोड़ा सा बातचीत, हमारा आपका परिचय नहीं है, न मैं आपका बेटा हूं ना आप मेरे पिताजी हैं, तो थोड़ा सा तमीज से बात करनी चाहिए विष्णु प्रसाद जी, छोटे बड़े की लिहाज करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर लीज पे ही देना है तो देख लीजिए लीज पे कितने, लीज देना क्या होता है, आपके पास है उसका अधिकार। तो ऐसी बहुत सारी बातें होती रहेंगी। के सिन्हा भी हमारे साथ हैं, ओम प्रकाश पाल जी भी हैं। इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। रामेश्वर प्रसाद मीना जी भी हैं, हैप्पी कह रहे हैं। ऐसे बहुत सारे साथी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे लाल निमाल भी है हमारे साथ में, और अभिषेक शुभ रात्रि कह रहे हैं, शब्बा खैर कह रहे हैं। कैलाश कुमारी का कहना है चारों तरफ से विचार देते हैं दिव्य लाइव। और छोटे लाल जी कह रहे हैं राजीव जी इस बार बीजेपी का हिंदू कार्ड नहीं चलने वाला, अंधभक्त अंधों का को तो समझ लेना चाहिए। और गणेश सबकोता जी कह रहे हैं आपको भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी गणेश जी बहुत शुभकामनाएं। और असलम चिश्ती जी कह रहे हैं अंधभक्त धर्म की अफीम चाट कर खुश हो रहे हैं, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, नौकरियां जाने का जो दुख है उन पर भी है, पर किसी से कह नहीं सकते बेचारे। और अशोक कुमार कर्ण कह रहे हैं भारतीयों की पार्टी कांग्रेस ही है। तो इन तमाम बातों से अब विदा लेते हुए और आप सबसे नमस्कार आप सबको कहते हुए, कल शाम का आप सबका इंतजार रहेगा कि कल शाम आप सब आइए और फिर से इस चर्चा को आगे हम बढ़ाएं। तब तक देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।